एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया दमदार 10 का। जी द्विवेदी जी, सचिन कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। भाई आज बगावतों वाली चिट्ठी जो है वो मैं लेकर आई हूं। नाम है और नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। 19 नाम है। पहला पन्ना, ये दूसरा पन्ना, ये तीसरा पन्ना और ये चौथा पन्ना। ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत की ये आग है कि ठंडी होने का नाम नहीं ले रही है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ममता बनर्जी के खिलाफ विधायक और सांसद विद्रोह करते जा रहे हैं। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक एक एक करके सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी में टूट अब तय है। इस बीच आज पहली बार ममता से बगावत करने वाले लोकसभा सांसदों की चिट्ठी सामने आई है। इस चिट्ठी में 19 सांसदों के नाम है। ये वो चिट्ठी है जिसे इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को लिखी और सदन में अलग ब्लॉक बनाने की मांग की। ये लेटर स्पीकर को 18 मई को लिखा गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि 19 सांसदों की लिस्ट में शाइनी घोष का नाम भी शामिल है। चुनाव प्रचार के दौरान दिल में काबा आंखों में मदीना गाने वाली शाइनी घोष ने भी आखिरकार ममता से बगावत कर दी है। इस चिट्ठी में बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार देव अधिकारी का नाम भी शामिल है। देव अधिकारी घाटाल से सांसद हैं, ममता बनर्जी के बेहद करीबी बताए जाते हैं। इनके अलावा यूसुफ पठान हैं, खलीलुर रहमान हैं, अबू ताहिर हैं, शताब्दी रॉय हैं, बापी हलदार, शर्मिला सरकार, अरूप चक्रवर्ती। ये तमाम वो नाम हैं जिनके हस्ताक्षर इस चिट्ठी में मौजूद हैं। शाइनी घोष, यूसुफ पठान, दीपक अधिकारी, पार्था भौमिक, जून मालिया, अबू ताहिर। मैंने कहा ना शुरुआत में ही कि लिस्ट बहुत लंबी है। पूरी लिस्ट आपके सामने है। अब जो सांसद हैं वो राज्यसभा के भी हैं, लोकसभा के भी हैं जो बगावत कर चुके हैं, वो विधायक भी हैं जो बगावत कर चुके हैं। तो एक एक करके चलिए लिस्ट ही आपके सामने रख देती हूँ और जरा सीक्वेंशली चलते हैं। तो ये मेरे सामने पहली लिस्ट है, ये दूसरी, ये तीसरी। अब पहली तस्वीर आप देखिए, स्पीकर को लिखी हुई टीएमसी सांसदों की इस चिट्ठी में सबसे पहला नाम जो है वो काकुली घोष का है। ठीक है, वहाँ पे हमने आपके लिए कर भी दिया, ये मेरे हाथ में भी चिट्ठी है। तो काकुली घोष का नाम है। इसके बाद फिर शताब्दी रॉय का नाम है, फिर शर्मिला सरकार है, फिर प्रसून बनर्जी है, फिर जगदीश बसुनिया है, असित कुमार मल है, अरूप चक्रवर्ती है। अब इस चर्चा को खोल देते हैं। सर, चिट्ठी तो आपने भी पढ़ी ली है, ममता बनर्जी भी ये चिट्ठी देख ही रही हैं। अभिषेक बनर्जी को भी पता है कि ये बगावत हो चुकी है, अब इसको बचाना नामुमकिन हो गया है। ये 8 नामों वाली पहली चिट्ठी है। इनमें से तो चीफ विप भी है काकुली घोष, बिल्कुल, लेकिन अभी डेप्यूटी लीडर भी है शताब्दी रॉय, बिल्कुल। और अभी ममता बनर्जी ने, अब आपको पता है कि घटनाक्रम कैसे उन्होंने कल्याण बनर्जी को हटा कर, जब उनका महुआ मोहित्रा से झगड़ा हुआ तो उनको हटा करके काकोली घोष को चीफ विप बनाया। फिर जब काकोली घोष नाराज हुई बंगाल चुनाव के बाद तो उन्होंने उनको हटा करके वापस कल्याण बनर्जी को बना दिया। लेकिन अब स्पीकर ममता बनर्जी की सिफारिश को स्वीकार करेंगे, इसमें संदेह है। अब ये सिफारिश जो है जिसमें ये कहा जा रहा है कि काकोली घोष दस्तीदार बनेंगी चीफ व्हिप, अब इसमें, अब ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है, इसमें तो कोई कंट्राडिक्शन है नहीं। ये 19 नाम आ गए हैं। पहले कहा जा रहा था कि 20 से 22 या 23 नाम होंगे। कुछ लोग पीछे हट गए इन मौके पर, हालांकि उनकी नाराजगी भी कायम है। मैं सर, मैं पहले 8 नामों की इसलिए बात कर लेती हूँ कि इन 8 नामों में ममता बनर्जी एक को भी नहीं पढ़ पाई। इन 8 नामों में एक को भी अभिषेक बनर्जी नहीं पढ़ पाए। देखिए, कोई नेता नहीं पढ़ पाता है। जब ये छोड़ने की बारी आती है, जब आप सत्ता से बाहर होते हैं, आपके हाथ में सत्ता नहीं रहती है, फिर कोई नहीं पढ़ पाता है। हम लोग इस कितनी बार देखा, कितने दलों में देखा हम लोगों ने। सबसे करीबी होते थे, घर में साथ बैठते थे, एकनाथ शिंदे को ही कहां पढ़ पाए उद्धव ठाकरे नहीं पढ़ पाते हैं नेता। और आज देखिए कितनी पार्टियों में ये सारे एमपी, एक ऐसा झटका लगा कि जगन मोहन रेड्डी इतने पावरफुल थे, उनके सारे एमपी चले गए थे बीजेपी के साथ, राज्यसभा के एमपी। तो ये अभी अन्ना डीएमके में डिवीजन हो गया, हालांकि फिर वो साथ आ रहे हैं, लेकिन एकदम से डिवीजन हो गया। तो
वो नेताओं के अब एक सत्ता की गोंद जो है ना, वो अब हर पार्टी में नेताओं को जोड़े रखने की एकमात्र ताकत है। जैसे वो सत्ता की गोंद सूखती है, वो नेता दूसरी तरफ चले जाते हैं। और ये इसलिए भी हुआ है, ये बहुत जरूरी बात है, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि अब राजनीति एक तो विचारधारा पर आधारित नहीं है, पार्टी संगठन पर आधारित नहीं है, ग्राउंड लेवल के वर्कर्स और संगठन पर आधारित नहीं है, एक नेता के करिश्मे पर पार्टियां आधारित हैं। और जैसे उस नेता का करिश्मा खत्म होता है, नेताओं को लगता है कि अब किसी दूसरे करिश्मे वाले नेता के साथ जुड़ेंगे तभी राजनीतिक भविष्य। तो अब लग रहा है कि ममता बनर्जी का करिश्मा समाप्त हो गया, अभिषेक बनर्जी में वो दम है नहीं, तो अब अगला करिश्मा किसका है? नरेंद्र मोदी का है और शुभेंदु अधिकारी का है कि ममता बनर्जी का करिश्मा समाप्त हो गया है, अभिषेक बनर्जी का है नहीं, और एकमात्र करिश्माई नेतृत्व अभी नरेंद्र मोदी का दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर और दिखाती हूँ। इसमें मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद से सांसद अबू ताहिर का नाम है, बहरामपुर से सांसद क्रिकेटर यूसुफ पठान का नाम शामिल है, मिताली बाग का नाम भी शामिल है। ममता बनर्जी से जो बगावत करके अलग गुट बनाने की मांग कर रहे हैं। मेरा सवाल तो सज्जन जी ये है कि मुसलमानों की तो हितैषी पार्टी थी टीएमसी, क्या हो गया? यूसुफ पठान, अबू ताहिर क्यों अलग हो गए? मुसलमानों की हितैषी पार्टी एक समय में कांग्रेस थी, 90 में सब क्षेत्रीय पार्टियों के साथ चले गए। उसके बाद आप देखिए कि जब यूपीए आई तो छोटी छोटी मुस्लिम पार्टियां, ओवैसी साहब अचानक से राष्ट्रीय पटल पे आ जाते हैं, बदरुद्दीन अजमल उधर आ जाते हैं, कुछ समय के लिए पीस पार्टी और ये सब। तो मुसलमान भी जो अपनी लॉयल्टी है पार्टीज को लेके, वो बदलते रहते हैं। वो एक ने कहा कि जिसका डंडा हाई वही बड़ा भाई, एक ग्राउंड से कहा गया। वैसी स्थिति में जो अजीत जी ने कहा कि देखिए सुष्मिता देव जो सिलचर से हैं, असम से, जब उन्होंने रिजाइन किया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हम इररिलेवेंट नहीं होना चाहते थे, अप्रासंगिक नहीं होना चाहते थे। कांग्रेस में भी तो वो अप्रासंगिक हो गई थी, इसलिए वो गई थी टीएमसी में। राजदीप रॉय से हारी 2024 में, फिर वो हार गई, वो वहां के जो है। तो ऐसी स्थिति में हर नेता के पास जो देखता है आगे हमारा भविष्य है, नाराज तो सौगतो रॉय भी हैं, कल्याण बनर्जी भी हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि आगे हमारा भविष्य नहीं बचा है अब। तो ठीक है, चलो नाराजगी के साथ कोशिश करो लॉयल्टी निभाने की, लेकिन जिसे भी लगता है कि हमारी कुछ प्रासंगिकता हो सकती है, वो व्यवहारिक तौर पे वो चाहता है कि वो देखे कि उगता सूरज कौन है, और उसमें एक व्यवहारिकता चलती है। अब इसमें साइनी घोष को देखिए, कोई उनका राजनीतिक, एक होता है रूल बुक और एक होता है प्रैक्टिस में क्या है। तो जो प्रैक्टिस में है वो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, और विचारों वाली कोई बात रह नहीं गई है। एक तस्वीर और है, वो भी आपको दिखाती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बांग्ला फिल्म के सुपरस्टार देव अधिकारी का नाम शामिल है। देव अधिकारी घाटाल से सांसद है, ममता बनर्जी के बेहद खास रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी ममता बनर्जी से बगावत कर दी। इसके अलावा एक और नाम है, शाइनी घोष का नाम शामिल है। संसद से सड़क तक ममता बनर्जी के लिए सबसे जोरदार आवाज उठाने वाली सांसद शाइनी घोष का भी नाम इसमें शामिल है। एक ये जो रचना बनर्जी है, इनका नाम अलग से शामिल है। ये तो कुछ तो एक सीक्वेंस में नाम गए हैं, लेकिन शाइनी घोष हो गई, रचना बनर्जी हो गई, इन सबका इंडिविजुअल हस्ताक्षर है। ऐसा लग रहा है बात में तय हुआ है ये। अभी कल तो कोई मुंह छुपाकर दिल्ली भी पहुंचा था, मैंने सुना। शाइनी घोष थी अपना, उन्होंने पूरा पहले तो सड़क पर एकदम वो लीड कर रही थी, लग रहा था कि ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी होंगे। हम लोग जो कल बात कर रहे थे, ये एक और फिनोमेनन है। उनकी उम्र सिर्फ 33 साल है। और कोयल मलिक को देखिए, अभी तो 2 महीने पहले राज्यसभा भेजा है ममता बनर्जी ने, 2 महीने पहले अप्रैल में। यंग लेडी हैं, फिल्म अभिनेत्री हैं, और उन्होंने भी इस्तीफा देने का अपना इस्तीफा ईमेल से भेजा है। और यहाँ राज्यसभा सचिवालय की तरफ से कहा गया कि नहीं, आपको फिजिकली प्रेजेंट होकर के इस्तीफा देना होगा, तो वो भी दे ही देंगी। जिनका पूरे 6 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, उम्र भी उनके साथ है। तो ये यंग एज के लोग जिनसे ज्यादा कमिटमेंट की उम्मीद की जाती है, अब उनसे भी कोई आप कमिटमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पुराने लोग जो हैं, उन्हीं से थोड़ा बहुत कमिटमेंट उनमें बचा हुआ है। तो बात कल शत्रुघ्न सिन्हा ने कही कि जी मेरे मुसीबत में जिन्होंने मेरा साथ दिया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ममता बनर्जी के साथ खड़ा रहूं। उनके साथ कमिटमेंट होता है। हाँ, उनका भी कमिटमेंट कंडीशनल ही है मीनाक्षी जी। कंडीशनल है, लेकिन है तो अभी है। 2 बिहारी हैं, कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा, जो अभी तक टिके हुए मजबूती से। बंगाली सारे छोड़ के जा रहे हैं। एक बात हुई थी, हमने यहाँ कहा था कि उस समय उनका नाम भी था बगावत करने वालों में, लेकिन बाद में वो रुक गया। मोदी जी की तारीफ करते करते उन्होंने ये बात कही। उसका एक स्थानीय कारण भी है, क्या है कि पटना साहिब की सीट चाहिए थी उनको। रविशंकर प्रसाद अगली बार नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब वो अगली बार पटना साहिब की सीट से नितिन नवीन को लड़ना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को। तो फिर वहां क्यों इस बात का फिर लगा शत्रुघ्न सिन्हा को कि ये फिर क्यों जाएं, इधर से जात भी गंवाएं और भात भी खाने को नहीं मिले। तो वो ममता बनर्जी के प्रति अभी अपना कमिटमेंट शत्रुघ्न सिन्हा दिखा रहे हैं।
नहीं, ये हम इसलिए सर थोड़ी सी अब एक एक नाम पर चर्चा करनी जरूरी है। अब जैसे शाइनी घोष का नाम हुआ, वो जाधवपुर से, जो कि आप कल बता रहे थे, और सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी की स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीट थी, वहां से शाइनी घोष को उतारा गया। या आप रचना बनर्जी की बात कर रहे हैं, आप काकोली घोष की बात कर रहे हैं, इनकी सीटों की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, जाधवपुर की जो सीट है वो एक समय में सीपीएम का गढ़ था, मतलब उसे माना जाता था। जाधवपुर यूनिवर्सिटी भी है, लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था। बाद में उसकी यह है ममता बनर्जी का राइज जो हुआ नेशनल लेवल पे 1984 के चुनाव में, वहां पे वो जायंट किलर इमर्ज हुई सोमनाथ चटर्जी को हरा के। तो बहुत बड़ी बात थी। सोमनाथ चटर्जी एनसी चटर्जी के बेटे थे, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। सोमनाथ चटर्जी सीपीएम में गए। वैसी स्थिति में इस सीट से हराना माना जाता था कि ये बिल्कुल वो भद्रलोक वाली सीट जिसको आप मानते थे। अनिर्बन ये गांगुली उनके अगेंस्ट में थे, मार्जिन काफी बड़ा था। उसी तरीके से आप देखिए रचना बनर्जी की हुगली देख लीजिए। अब हुगली में क्या है, हुगली में हिंदी भाषी बहुत है, उसके बाद बांग्ला भाषी भी है, और उसके साथ वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी, फुरफुरा शरीफ वगैरह जो है जिसमें अब्बास सिद्दीकी, नौशाद सिद्दीकी है, ये हुगली में ही आता है, तो वहां पे भी है। अब क्या हो गया है, असम की तरह। असम में पहले क्या होता था कि जो बांग्ला भाषी हिंदू, बंगाली हिंदू और असमीज हिंदू में एक फॉल्ट लाइन रहता था असम मूवमेंट के तरह। अब वहां पे हिंदू बनाम मुस्लिम हो गया है। वही चीज यहाँ पे अब बंगाल में भी हो रहा है। तो वैसी स्थिति में चाहे आप हुगली में जाएं या चाहे आप जादवपुर में जाएं, भद्रलोक भी है, तो सभी का ध्रुवीकरण एक तो दुराव हो गया है कांग्रेस और उसके साथ ममता बनर्जी से। सीपीएम अप्रासंगिक है। वैसी स्थिति में अभी बीजेपी और जो समाज का सेंटिमेंट है उसमें बहुत ही भयानक तारतम्यता है। तो इन सारे नेताओं को यह भी लगता है कि जब आप अपने क्षेत्र में जाते हैं, जब अपने कार्यकर्ता से जाते हैं, जब आपका जो वोटर माना जाता था, जो आपको दीदी कह रहा है, वो जब आपको फीडबैक दे रहा है कि सेंटिमेंट बिल्कुल दूसरी तरफ है, तो अगर आप व्यवहारिक हैं और प्रासंगिक बने रहना चाहती हैं तो आप एक फैसला लेंगे। दूसरी बात क्या है, पुल फैक्टर क्या है तृणमूल में, जो ममता के साथ हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी को बंगाल नॉर्थ कोरिया लगता था और ये किम जोंग थे, कि जो मन में आया वही किए जा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में टीएमसी के पास कुछ रह नहीं गया है कि आप किसी को अपने साथ बांध के रखें। ये जो नामों की लिस्ट में देख रही हूँ अजीत जी, इनमें तो फिर ये दिखाई दे रहा है, चाहे कोलकाता हो, साउथ कोलकाता हो, आपका नॉर्थ का इलाका हो, फिर तो सब जगह से समेटा जा रहा है। बिल्कुल हर जगह के लोग हैं इसमें। हाँ, हर भौगोलिक क्षेत्र के लोग हैं इसमें। एक जो मिसिंग फैक्टर है, वो एक्स फैक्टर जो मिसिंग है, जिसकी रिपोर्ट भी आ रही है और काकोली घोष दस्तेदार भी कह रही हैं कि वो चीफ व्हिप बनना चाह रही हैं। नेता कौन होगा इन 19 लोगों का ये तय नहीं है। तो नेता की तलाश है, एक बड़े नेता की, एक बड़े चेहरे की तलाश हो रही है जो एंकर करे, जो लीड करे। जैसे शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने किया था। तो हर पार्टी में जब बगावत होती है तो एक चेहरा चाहिए होता है, उस चेहरे की तलाश अभी हो रही है। एक वही एक चीज मिसिंग है। अब मिसिंग है वो चेहरा। कल्याण बनर्जी हो सकते थे, सौगत राय आते हो सकते थे, लेकिन वो तो सुदीप बंदोपाध्याय आते तो हो सकते थे। कोई ऐसा चेहरा इन लोगों को अभी भी चाहिए है जो उसको लीड करे और जिसके साथ बैठ करके, चूंकि ये सिर्फ यहीं नहीं रुकने वाला है, ये मामला तो सिर्फ एक गुट यहाँ बन के बैठ गया लोकसभा में, एक गुट वहां बन के बैठ जाएगा विधानसभा में, और राज्यसभा वाले सारे लोग बीजेपी में चले जाएंगे क्योंकि वो इस्तीफा दे रहे हैं। काकोली घोष जो कह रही हैं वो एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। वो ये कह रही है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, 20 सांसदों का समर्थन उन्हें हासिल है और अभी आगे और जुड़ सकते हैं। डोमिनो इफेक्ट है। अब तक 20 है, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। और मैंने जो आई मैं फिर वापस जाऊंगी क्योंकि हमारा काम भी बाकी है अभी। काकोली घोष ने एक और बड़ा खुलासा किया। काकोली घोष ने टीएमसी नेता इमरान को लेकर सीएम शुभेंदु और विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान के बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठनों से लिंक है। काकोली घोष ने सीएम शुभेंदु और विदेश मंत्रालय से इमरान के बांग्लादेशी संगठनों से कनेक्शन की जांच की मांग की है। काकोली घोष की सीएम शुभेंदु और विदेश मंत्रालय को चिट्ठी। टीएमसी नेता इमरान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठनों से उनके लिंक हैं। शुभेंदु और विदेश मंत्रालय से उन्होंने जांच के लिए भी मांग की है। ममता बनर्जी ने इमरान को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था, ये आपको याद दिला दें। ममता बनर्जी की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी टीएमसी के सांसद एक एक करके ममता का साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब तक 3 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। अभिषेक बनर्जी के सबसे करीबी राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह बहराइच, शुकेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव
उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया है। प्रकाश सिंह ने राज्यसभा के चेयरमैन को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद कल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर जाकर उनसे मुलाकात की। खबर है कि बहुत जल्द राज्यसभा सांसद कोयल मलिक भी इस्तीफा दे सकती हैं। तो जो 2 गुट की अजीत जी आप बात कर रहे हैं, इसमें कोयल मलिक, प्रकाश सिंह बहराइच का तो कल ही इस्तीफा आया था, उनका स्टेटमेंट भी आ गया था, और अभी ये जो काकोली घोष ने आरोप लगाया है इमरान को लेकर भी, ये एक अलग एंगल है। इसमें देखिए 2 लोग, जो शौकत मुल्ला पकड़ा गया बांग्लादेश भागने के चक्कर में और दूसरा जहांगीर खान पकड़ा गया नेपाल भागने के चक्कर में, ये टीएमसी के बड़े नेता, एक पूर्व विधायक और एक इस बार दावेदार था, फाल्ता से चुनाव लड़ रहा था। तो ये बांग्लादेश लिंक या कुछ ऐसे अपराध जिसकी वजह से आपको देश छोड़ करके भागने की नौबत आए, ये एक अलग डायमेंशन है। ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा भड़का हुआ है, वहां खासतौर से हिंदुओं का, वो इस वजह से भी भड़का हुआ है कि ये मुस्लिम नेताओं का तुष्टीकरण, उनको कुछ भी करने की जो छूट मिली हुई थी, उसके खिलाफ लोगों का एक गुस्सा है जो अब इन सब चीजों में दिख रहा है। और ये जो राज्यसभा की बात अभी हम लोग कर रहे थे कि 3 लोगों के इस्तीफे हो गए, वहां इस्तीफा हो रहा है, लोकसभा में इस्तीफा नहीं हो रहा है। राज्यसभा में इस्तीफा ये हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां सबके अलग अलग उसकी अधिसूचना जारी होगी और फिर सब लोग बीजेपी के टिकट से जीत करके आ जाएंगे, सब बीजेपी के एमपी हो जाएंगे। बंगाल में जैसी स्थिति है, लोकसभा में अलग गुट बन जाएगा, विधानसभा में अलग गुट बन गया, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये यहीं पर रुकना नहीं है। पार्टी तृणमूल असली किसकी रहेगी? ये असली एक बड़ा चेहरा आएगा, नेतृत्व किसका रहेगा? हाँ वही असली, जब कोई चेहरा बड़ा आएगा जो लीड करेगा लोकसभा में पार्टी अभी कोई चेहरा दिखाई दे रहा है इन सब में? अभी दिख रहा होता तो उसका नाम नेता के लिए प्रस्तावित करते, लेकिन सबसे ज्यादा काकोली घोष बोल रही हैं। हाँ, तो वो तो अपने को खुद को ही चीफ व्हिप ही कह रही हैं, ये नहीं कह रही हैं कि हम नेता बनेंगे सदन में। उधर विधायकों में ऋतव्रत बनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया गया है क्योंकि वो एक महत्वाकांक्षी नेता थे और उनका एक फ्लैम्बायंट कैरेक्टर है जिसमें वो सब पार्टियों में उनके लोग हैं और वो जानते हैं चीजों को हैंडल करना। तो अभी इधर सांसदों में नहीं दिखाई दे, सांसद में नहीं दिख रहा। ये हो जाए तब फिर पार्टी का दावा करेंगे लोग उसके नेतृत्व में कि वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर बनाया जाए उसको, और फिर आप क्लेम करें पार्टी के नाम पर, पार्टी के फंड के नाम पर, पार्टी के चेहरे पे, चुनाव चिन्ह और झंडे पर, ये सब चीजें उसके बाद क्लेम की जाएंगी। ये सेकंड स्टेज होगा। इधर फर्जी साइन केस में ममता बनर्जी के भाईपो अभिषेक बनर्जी की मुश्किल भी कम होने का नाम नहीं ले रही। अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने एक बार फिर पूछताछ के लिए तलब किया। अभिषेक बनर्जी को 14 जून दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया। कल अभिषेक बनर्जी से सीआईडी ने 5.5 घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि अभिषेक ने सीआईडी के सवालों का सही जवाब नहीं दिया। सूत्रों की माने तो सीआईडी ने अभिषेक को वो डायरी लेकर आने के लिए कहा जिसमें विधायकों के हस्ताक्षर होने का दावा किया जा रहा था। अब सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को 14 जून को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। अभिषेक बनर्जी के लिए मुश्किल यह है, पार्टी तो टूट ही रही है, इनके अपने ऊपर भी कानूनी कार्रवाई चल रही है। देखिए, इनके ऊपर जो कानूनी मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये नया मामला है, पहले से करप्शन का मामला है, इनकी वाइफ को लेके है, और भी मामला चल रहा है, उसमें एक और ये नया मामला है। और वैसी स्थिति में क्या है कि ये जालसाजी का मैटर इसलिए हो जाएगा कि इन्होंने उसको सर्टिफाई किया है कि ये जितने भी साइन है, जो बिल्कुल सही बात है। जब विधायक कह रहे हैं कि हमारा साइन नहीं है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए उसको तफ्तीश करने के लिए। अभिषेक बनर्जी का पॉलिटिकल करियर में जानना चाह रही हूं, पॉलिटिकल करियर, वो जेल के बाहर कितना रहेंगे उस पर बहस होनी चाहिए। पॉलिटिकल करियर तो खत्म है और उनके कारण टीएमसी का पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है वो बर्बाद हो गया। आज की तारीख में अगर आप देखिए, हर राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, सबसे हेटेड पॉलिटिशियन कौन है? अभिषेक बनर्जी। सबसे हेटेड पॉलिटिशियन, अपने ओपोनेंट के द्वारा नहीं, आम जनता के द्वारा। वैसी स्थिति में आप देखिए कि एक होता है भ्रष्टाचार जो हर जगह राजनीति में देखा जाता है, कुछ फेवरेटिज्म चलता है। यहां तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को और ज्यादा, मतलब कि उसको प्रभावित करने वाले लोगों को सीधा संरक्षण ये आदमी दे रहे थे। वो जहांगीर खान हो, शौकत मुल्ला हो, शेख शाहजहां हो, ये केवल वहां पे गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे। ये बांग्लादेश के कट्टर इस्लामिक संगठनों के साथ इनका संबंध है, जालसाजी है, उससे आपका जो राष्ट्रीय सुरक्षा है कैसे प्रभावित हो रहा है। तो इनके ऊपर तो जितनी मुकदमे अभी आएंगे, क्योंकि टीएमसी जब भड़बड़ा के गिर रही है तो अंदर के लोग बहुत सारे अंदर की बातें भी बताएंगे जो अभी तक सामने नहीं आया है। तो इनका राजनीतिक कैरियर तो खत्म ही है। क्या ये जेल के बाहर कितना समय रह पाएंगे, कितना बच पाएंगे, अब तो वो देखना है हमारे लिए। अभिषेक बनर्जी के साथ ही उनके नाम पर गुंडागर्दी करने वाले बंगाल के बड़े बड़े दबंगों के बड़े बुरे दिन आ गए हैं। पुलिस ने फाल्ता में तृणमूल कांग्रेस के पुष्पा जहांगीर खान की परेड निकाल दी।
जहांगीर खान को हाफ पैंट में फलता की उन सड़कों पर गलियों में घुमाया गया जहां जहांगीर खान का हुक्म चलता था। जहांगीर खान पर जबरन वसूली, अवैध कब्जे और लोगों को धमकाने के आरोप हैं। नेपाल बॉर्डर से जहांगीर खान को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने जांच के सिलसिले में जहांगीर खान को फालता में रखा, लेकिन ये जो परेड निकाली गई है, ये परेड देखने वाली इसलिए है क्योंकि आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार अंजाम यही होता है। बिल्कुल, ये अपराधियों के अंजाम इस मुख्तार तरह के अंसारी होते से हैं। लेकर बिल्कुल। जहांगीर खान, अपराधियों के अंजाम इसी तरह के होने चाहिए। और देखिए क्या आतंक था इस व्यक्ति का, ये आतंक खत्म करने का प्रयास है, ये लोगों में एक भरोसा दिलाने का प्रयास है, भरोसा जगाने का प्रयास है कि अब पहले जैसे एक तस्वीर और दिखा दूं सर, क्योंकि जगह जगह अंडे भी फेंके जा रहे थे। टीएमसी नेताओं के इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि उनके ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं। पूर्व बर्धमान जिले में लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के लोकल लीडर के ऊपर अंडे बरसाए। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त ग्राम प्रधान हरे कृष्ण मंडल लोकल एमएलए सिद्धार्थ मजूमदार से मिलने गए थे। जैसे ही वो मीटिंग से बाहर निकले, भीड़ ने उनके ऊपर अंडे फेंकने शुरू कर दिए। चोर चोर के नारे लगाए गए। अंडों की लगातार बौछार से हरे कृष्ण मंडल जमीन पर आकर गिर पड़े। उनके कपड़े भी अंडों से पूरी तरह भीग गए। देखे तस्वीर। अब ये डेंटिंग पेंटिंग ये मत समझिए कि पुलिस कर रही है। ये डेंटिंग पेंटिंग जनता ने बीड़ा उठा लिया था करने का, इसलिए उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया और उसके बाद खुद ही अपने हाथों से डेंटिंग पेंटिंग का काम भी चल रहा है और अंडे से पेंटिंग हो रही है जनाब की। अच्छा, बंगाल से उठा सियासी तूफान अब महाराष्ट्र में भी बवंडर मचाने की राह पर है। टीएमसी के बाद अब शिवसेना यूबीटी के टूटने की चर्चा तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के 9 लोकसभा सांसदों ने 9 में से 7 ने शिवसेना शिंदे के गुट के संपर्क में हैं और 7 जून को दिल्ली में गोपनीय मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। कई सांसद भी मीटिंग में शामिल हुए, जिसके बाद से सांसदों के टूटने की खबर तेजी से फैली। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार को देखते हुए एक सांसद को केंद्रीय मंत्री बनाने और अन्य नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां देने का वादा किया गया है। तो ये एक नई कहानी है अजीत जी, टूटे हुए और टूट जाएंगे। नहीं, देखिए क्या है, हमने कहा सत्ता की गोंद एकमात्र चीज है जो खींचेगी। उस सत्ता का जो चुंबक होता है कौन कौन है कहीं से खींच करके ले आता है। कौन कौन है संपर्क में? कोई नाम ऐसा जो आपके नजर में आ रहा है? देखिए हमको अरविंद सावंत तो बहुत क्लोज हैं उनके, उनका हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो मंत्री रहे हैं पहले, तो हो सकता है कि उनकी भी मंत्री बनने की इच्छा हो। अभी तो जब सयानी घोष और देव अधिकारी जैसे लोग छोड़ करके चले गए, तो जो सबसे क्लोज हैं उनके बारे में भी क्या कहा जा सकता है, कौन कौन लोग हैं, इसको अभी चेक करना होगा। लेकिन असली चीज ये है कि वहां जो स्थिति बिगड़ी है वो इसलिए बिगड़ी है क्योंकि लगातार सुधार की कोशिशों के बावजूद चीजें ठीक नहीं हुई हैं। मतलब शरद पवार के परिवार में अगर एकजुटता हो जाती, पार्टी उनकी एक हो जाती, इंडिया ब्लॉक वहां एकजुट होकर के कांग्रेस और शरद पवार का परिवार और ठाकरे परिवार काम कर रहा होता और लगता कि हम कोई चुनौती पैदा कर रहे हैं जो बीजेपी और उसका उस दूसरे मतलब जो सत्तारूढ़ महायुति है उसके लिए, तो फिर एक संभावना रहती कि नहीं टूटेंगे। लेकिन अब ऐसी कोई संभावना नहीं है, ऐसी कोई राजनीति नहीं कर रहा है अपोजिशन महाविकास आघाड़ी जो ऐसी कोई राजनीति नहीं कर रहा है जी। और उसके साथ ये भी देखिए, शिवसेना अभी तक इसलिए प्रासंगिक थी कमजोर होने के बावजूद कि मुंबई उनके कब्जे में था। मुंबई में जो एमसीडी है, जो देश की सबसे बड़ी बृहन मुंबई जो म्यूनिसिपैलिटी, सबसे रिच म्यूनिसिपैलिटी है, तो उसके आने से क्या होता है कि एक पार्टी को चलाने के लिए जो आपको फंड चाहिए, जो एक्चुअल पावर चाहिए, लोगों का काम करवाना है आपको रोजमर्रा में, इस बार वो एमसीडी का इलेक्शन भी हार गए, बृहन मुंबई का। वैसी स्थिति में अब उनके पास है क्या? जो भी शिवसेना से जुड़े लोग हैं, जो उनके कॉर्पोरेटर होते थे, साथ में एमपी होते थे, उनके पास रहता था कि आप अपने जनता को कुछ दे सकते हैं, काम करवा सकते हैं। ब्रेक का कॉल है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रही हूँ। शरद पवार एनसीपी और उद्धव ठाकरे शिवसेना, क्या ये आ सकते हैं? ममता बनर्जी की टीएमसी को भी आप इंक्लूड करें, कांग्रेस में आ सकते हैं? नहीं, देखिए शरद पवार तो अपनी पारी खेल चुके हैं। 50 साल से महाराष्ट्र की राजनीति को उन्होंने जैसे चाहा वैसे घुमाया, मूवर एंड शेकर्स थे। अब तो लगता नहीं है कुछ होगा, क्योंकि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बना के वो ब्लॉक कर दिया गया कि जो एक संभावना थी। अब रह गई उद्धव ठाकरे की, तो कुछ बचा नहीं है देने को। आपसे कोई क्यों जुड़ेगा? ये सांसद क्यों जुड़ेंगे आपके? ना तो आपके, देखिए मुंबई बनर्जी के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस में अगर मर्ज हो जाए तो वो बहुत ही एक मतलब जाते जाते कुछ भला कर जाएंगी।
नहीं तो उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आप जनता के गुस्से से जब लड़ना शुरू कर देती हैं फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं है। फिर वही है कि आप पीछे हटे और एक सम्मानजनक विदाई लें पटल से। सम्मानजनक विदाई।